औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज हम क्लास नाइन्थ बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 का जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है हमारे पास 4.4 पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ सेल्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स का सेल में आना और जाना। तो हम देखेंगे कि वो मॉलिक्यूल्स किस तरह सेल में आते हैं और किस तरह आउट होते हैं, यानी कि वहाँ से जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो हम चीज़ देखने जा रहे हैं वो है सेमी प्रेमिएबल मेम्ब्रेन। जी, सेमी प्रेमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि एक बैरियर का काम करती है, यानी कि एक रुकावट का काम करती है मॉलिक्यूल्स के लिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स के लिए बैरियर का काम नहीं करती, यानी कि सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स को अंदर आने की इजाज़त होगी जो इस मेम्ब्रेन में से गुजर सकते होंगे। अदरवाइज जो अनदर हमारे पास जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनको सेल्स के अंदर या सेल से बाहर आने की इजाज़त नहीं होगी। तो इस किस्म के जो बैरियर होता है या इस किस्म की जो हमारे पास मेम्ब्रेन होती है उन्हें हम कहते हैं सेमी प्रेमिएबल मेम्ब्रेन। यानी कि आसान लफ्ज़ों में और बयान कर दूं कि कुछ यानी कि कुछ मॉलिक्यूल्स को आने देगी और कुछ को नहीं आने देगी। जिनको आने देगी उनको आने की परमिशंस होगी और जिनको आने नहीं देगी उनके पास परमिशन नहीं होगी। एक छोटी सी एग्जांपल आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ इस टॉपिक को, कि फॉर एग्जांपल जैसे कि हम अपने घर में बैठे हैं, तो घर में हमारे कोई भी फैमिली मेम्बर आता है तो उसे आने के लिए किसी किस्म की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। वो आता है अपनी की से डोर ओपन करके घर के अंदर एंटर हो जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन हमारे घर में आता है जिसको हम नहीं जानते होते, तो चाहे हमारे घर का जो गेट है वो ओपन ही क्यों ना हो, वो कभी भी अंदर नहीं आता, वो डोर बेल यूज़ करता है। यानी कि ऐसे अनवांटेड पर्सन्स के लिए अंदर आने की इजाज़त नहीं होती। तो बिल्कुल सेम हमारे पास जो सेमी प्रेमिएबल मेम्ब्रेन होती है ये भी बिल्कुल ऐसा ही काम करती है कि बैरियर का काम करती है। सिर्फ और सिर्फ जिन मॉलिक्यूल्स को आने की इजाज़त होती है उनको आने देती है, अदरवाइज बाकी किसी भी मटेरियल को या किसी भी मॉलिक्यूल्स को अंदर आने या अंदर वाले मॉलिक्यूल्स को बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती। आगे अपनी बात को बढ़ाते हैं कि अब जो ये फिनोमेना है कि मॉलिक्यूल किस तरह इन होते हैं और किस तरह आउट होते हैं, इस चीज़ के लिए हमारे पास कुछ पैटर्न है। उन पैटर्न के कुछ हमारे पास नाम इस तरह है। सबसे पहला जो हमारे पास है वो है डिफ्यूजन्स। सेकंड है हमारे पास फैसिलिटेड डिफ्यूजन्स। थर्ड है हमारे पास ऑस्मोसिस। फोर्थ है हमारे पास फिल्ट्रेशन। फिफ्थ है हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड नेक्स्ट है हमारे पास एंडोसाइटोसिस एंड लास्ट है हमारे पास एक्सोसाइटोसिस। आज के इस लेक्चर के अंदर जो हम देखने जा रहे हैं वो डिफ्यूजन्स एंड फैसिलिटेड डिफ्यूजन्स है। ये दो टॉपिक आज हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। बाकी जो पॉइंट्स है वो आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस किए जाएंगे। जी, अब हम देखने लगे हैं डिफ्यूजन्स को, और सबसे पहले हम डिफ्यूजन की डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास कुछ इस तरह है कि डिफ्यूजन इज द नेट मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम एन एरिया ऑफ द हायर कंसंट्रेशंस टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशंस अलोंग अ कंसंट्रेशंस ग्रेडियंट। जी, आसान लफ्ज़ों में अगर हम इस डेफिनेशन की बात करें तो ये एक ऐसी मूवमेंट है, डिफ्यूजन्स बेसिकली एक मूवमेंट है। ये एक ऐसी मूवमेंट है जो कि हायर कंसंट्रेशन यानी कि ज़्यादा इर्तिकाज़ वाले एरिया से लोअर कंसंट्रेशन के कम इर्तिकाज़ वाले एरिया की तरफ जो मूवमेंट होती है इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन्स। यानी कि अगर इस बात को मैं और ज़्यादा आसान कर दूं तो ऐसी मूवमेंट जो ज़्यादा एरिया से कम एरिया की तरफ होती है इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन्स। मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल आपको कुछ इस तरह से समझाना चाहूँगा कि लाइक का एक परफ्यूम है, ठीक है। परफ्यूम को मैंने एक रूम के कॉर्नर में रखा है। अब उस कॉर्नर में क्या है कि जो परफ्यूम की स्मेल है उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पे सान समय कहेंगे तो परफ्यूम के जो स्मेल की जो मिकदार है वो वहाँ पे ज़्यादा है। लेकिन आफ्टर फ्यू टाइम बाद क्या होता है कि वो हमें पूरे कमरे में स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। ऐसा क्यों था? क्योंकि पूरे कमरे में उस टाइम जो कंसंट्रेशन थी वो लो थी, कम थी, वहाँ पे स्मेल नहीं थी। स्मेल कहाँ थी? उस कॉर्नर पे। कॉर्नर से आहिस्ता आहिस्ता जो स्मेल थी वो हमारे पूरे रूम में क्या होगी? फैल गई।
तो यानी कि इस किस्म की जो मूवमेंट हुई है, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से एरिया से लोअर कंसंट्रेशन की एरिया की तरफ जो मूवमेंट होती है, इससे हम कहते हैं डिफ्यूजन्स। ठीक हो गया। और इस दौरान हमारे पास एक इक्विलिब्रियम कायम होता है, यानी कि बैलेंस कायम होता है। किस तरह कायम होता है, इसके लिए मैं एक छोटी सी और एग्जांपल देना चाहूँगा कि जिस तरह कि मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि मेरे पास 20 रुपीज़ हैं, मेरे कुलीग बैठे हैं उनके पास 10 रुपये हैं, मैं हायर कंसंट्रेशन हूँ, वो लोअर कंसंट्रेशन है, मेरे पास 20 है उनके पास 10 है। मैं आहिस्ता से अपनी अमाउंट उन्हें देना स्टार्ट कर देता हूँ, मैं एक देता हूँ, मेरा कम हो गया, उनका बढ़ गया। एक ऐसा पॉइंट आएगा कि मेरे पास भी 15 रुपीज़ हो जाएंगे, उनके पास भी 15 रुपीज़ हो जाएंगे। तो इस तरह देखें कि बैलेंस हो गया, अब दोनों बराबर हो गए। तो डिफ्यूजन के दौरान जब हायर कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया की तरफ मूवमेंट होगी तो एंड हमारे पास इक्विलिब्रियम कायम होगा, यानी कि बैलेंस कायम होगा। ये बात आपने याद रखनी है। आगे हम थोड़ी सी इसके एक्सप्लेनेशंस कर देते हैं। एक्सप्लेनेशन इस हिसाब से हम करेंगे कि हमारे पास जो ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की ही फॉर्म में होते हैं। अब जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो हमारे पे ये सब्सटेंस है, ये अपनी मूवमेंट या अपनी जो मोशन होती है कब देते हैं, जब इनका टेम्परेचर अबव होता है 0 डिग्री केल्विन के अंदर, या तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि ये वो दो टेम्परेचर में, जब इन दो टेम्परेचर के ऊपर हमारे मॉलिक्यूल्स पहुंचेंगे तो देन उनकी मोशन, उनकी मूवमेंट क्या होगी, स्टार्ट होगी। आगे हम बात करते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम द हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। ज़्यादातर मूवमेंट जो होती है वो हमारी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होती है। बाय नेचर ही अगर हम इस चीज़ को देखें तो नेचर के अंदर भी हमें ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि हर चीज़ ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर नहीं जाती। फॉर एग्जाम्पल देते हैं कि अगर एक एप्पल्स का ट्री है तो एप्पल जो अगर ट्री से गिरता है तो नीचे आता, ऊपर नहीं जाता। ठीक होगा। इसी तरह अगर हम बात करें तो पहाड़ों से पानी नीचे आता है, नीचे से पानी उड़ के ऊपर नहीं जाता। तो यानी कि अगर हम देखें, अगर नेचर को भी देखें तो नेचर का भी यही फिनोमेना है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट ज़्यादा होती है। तो यहाँ हमारे सेल्स के अंदर भी मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स क्या करते हैं, यही फिनोमेना यूज़ करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो लोअर टू हायर कंसंट्रेशन की मूवमेंट होती है, यानी कि वो कम से ज़्यादा की तरफ मूवते हैं। ठीक हो गया। तो जैसे कि मैं छोटी सी एग्जांपल दे दूं कि हमारा जो वाटर का पानी तो वो नीचे होता है। अब मैंने जो पानी की जो मेरी टैंक पड़ा हुआ है वो मेरा पड़ा हुआ है 3rd फ्लोर के ऊपर। अब मैंने जो नीचे से पानी ऊपर लेके जाना है, ठीक है, अब नीचे लो है, ऊपर हाई है। तो इस तरह की जो मूवमेंट होगी लो से हाई की तरफ, तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। यानी कि असल मैं कहूँ तो मुझे वहाँ पे पावर यूज़ करनी पड़ेगी, मोटर, लाइक मैंने मोटर यूज़ किया। ठीक होगा। इसी तरह जो ज़्यादातर हमारी मूवमेंट होती है लो टू हाई की तरफ, उससे हम वैसे कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इंशाल्लाह वो आने वाले लेक्चर्स के अंदर उसको बड़ी ब्रीफली जाके इसको डिस्कस करेंगे कि हाई, लो टू हाई किस तरह कर लेते हैं। जो हाई टू लो होती है वो तो ऑटोमेटिक ही हो जाती है, उसके लिए कोई एनर्जी हमें नहीं लगानी पड़ती, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। अब इस किस्म की मूवमेंट से भी क्या होता है कि कुछ हमारे मॉलिक्यूल्स ने क्या स्टेट कायम करनी होती है, इक्विलिब्रियम की स्टेट, यानी कि वही बैलेंस कायम करना होता है। इक्विलिब्रियम का हमारे पास मतलब होता है बैलेंस कायम करना। ठीक हो गया। तो आगे हम डिस्कस कर लेते हैं डिफ्यूजन्स की कुछ इंपॉर्टेंस को, कि इसकी क्या अहमियत है। तो सबसे अगर हम ज़्यादा देखें तो सेल्स डिफ्यूजन इज़ द वन प्रिंसिपल मेथड, ये वाहिद एक प्रिंसिपल मेथड है जो कि सेल्स की जो मूवमेंट करवाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक हो गया। क्योंकि ज़्यादातर जो सेल्स होते हैं वो इसी फिनोमेना को यूज़ करते हैं, हायर टू लोअर की तरफ क्या करते हैं, अपनी मूवमेंट देते हैं। इसलिए कि हम कह सकते हैं कि ये एक प्रिंसिपल मेथड है डिफ्यूजन मूवमेंट का। ठीक है, और किसी भी सब्सटेंस का। तो आगे थोड़ी सी अगर इसकी एग्जांपल्स के ऊपर गौर करें तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या ग्लूकोज, ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी सेल्स के अंदर क्या करते हैं, डिफ्यूजन का प्रोसीजर अपनाते हैं, यानी कि ये भी हायर टू लोअर की तरफ मूवमेंट करते हैं। इसी तरह आगे हम बात करें तो गैस एक्सचेंज इन गिल्स एंड द लंग्स, जो गैस एक्सचेंज होती है हमारे लंग्स में या गिल्स के अंदर, तो वो भी यही फिनोमेना यूज़ करते हैं। अब अगर लंग्स का हम थोड़ा सा फिनोमेना यहाँ पे देखें तो लंग्स क्या काम करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से आउट करती है और ऑक्सीजन को इन करती है। अब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की जो मिकदार है वो बहुत कम है, लेकिन इन्वायरमेंट में ज़्यादा है, इसलिए वहाँ से ऑक्सीजन की ज़्यादा मिकदार वहाँ से क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर मूव करती है।
अब हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से क्या करता है, बाहर की तरफ मूव करता है। नो डाउट एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार हमारी बॉडी से तो ज़्यादा होगी, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार है और हमारे एरिया में नज़दीक जिधर हम सांस ले रहे हैं वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार हमारी बॉडी में ज़्यादा होती है, इसलिए ये हायर जो हमारी बॉडी होती है वो हमारे लंग्स हो जाते हैं और इन्वायरमेंट हमारा लो कंसंट्रेशन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की मूवमेंट में, और ऑक्सीजन की मूवमेंट में जो इन्वायरमेंट होता है वो हायर कंसंट्रेशन हो जाता है और जो हमारा लंग्स है वो लोअर कंसंट्रेशन हो जाता है। इस तरह इनकी मूवमेंट होती है हायर टू लोअर कंसंट्रेशंस की तरफ। आगे अगर इसकी थोड़ी सी एग्जांपल देखें तो जितने भी हमारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक हो गया, अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन से ल्यूमन इनटू द ब्लड कैपिलरीज ऑफ द वैली, तो ये सारा यानी कि ब्लड ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं जो इंटेस्टाइन के अंदर या इनर बॉडी के अंदर जो मूवमेंट हमें दे रहे होते हैं ब्लड कैपिलरीज के अंदर, वो भी सारा ये डिफ्यूजन का ही मेथड यूज़ कर रहे होते हैं। आगे हम बात करते हैं डिफ्यूजन को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली ऐसी ट्रांसपोर्ट होती है यानी कि ऐसी मूवमेंट होती है जो हायर टू लोअर की तरफ होती है और इसके दौरान डज नॉट एक्सपेंडेड एनर्जी और किसी किस्म की भी एनर्जी यूज नहीं होती। ठीक हो गया, यानी कि अब वही बात होगी, पहाड़ों से अगर जो पानी नीचे गिरा है तो कोई पावर नहीं लग रही, ठीक है। अब टैंकी के अंदर जो पानी गया हुआ है, अब मैं वहां से उसे छोड़ देता हूं तो ऑटोमेटिक पानी ऊपर से नीचे आना शुरू हो जाएगा। मुझे ऊपर से नीचे लाने के लिए किसी किस्म की एनर्जी या आसान लफ्ज़ों में कहूं तो मोटर या पंप यूज नहीं करना पड़ेगा। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट ऐसी ट्रांसपोर्ट होती है जो कि हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होती है और इसके दौरान कोई भी हमें एनर्जी यूज नहीं करनी पड़ती। ये था डिफ्यूजन। उम्मीद करता हूं कि डिफ्यूजन आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। जी नेक्स्ट हमारे पास डिफ्यूजन की ही टाइप है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसको देखते हैं ये क्या चीज़ की, सबसे पहले डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये एक ऐसी डिफ्यूजन है हमारे पास जिसके दौरान जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी मूवमेंट के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की हेल्प लेते हैं। ठीक है, ये बेसिकली डिफ्यूजन की ही टाइप है, लेकिन ये अपनी मूवमेंट के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन यूज करते हैं। ट्रांसपोर्टीन आगे डायग्राम दिखाता हूँ, वहां पे आपको ज्यादा अंडरस्टैंड होगा। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बेसिकली एक पार्ट है, उसके जरिए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके ऊपर ट्रेवल करते हुए क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह अपनी मूवमेंट देते हैं। और ये ट्रांसपोर्ट जो प्रोटीन होते हैं ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट के पैटर्न के ऊपर ही यानी कि काम कर रही होती है। तो आगे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो मेम्ब्रेन से यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन थी उसमें से गुजर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनका जो साइज या उनका चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। उनका साइज क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। इसलिए क्या होता है कि वो मेम्ब्रेन में से गुजर नहीं पाते। जब वो सेल में से यानी कि गुजर नहीं पाते तो क्या करते हैं कि वो इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट होती है, जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट होती है, उसको यूज करते हुए वो क्या करते हैं, अपनी मूवमेंट देते हैं। और जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है ये हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ही अपनी मूवमेंट देती है और इस दौरान ये जो मटेरियल होता है यानी कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इनके ऊपर क्या करते हैं, ट्रेवल करते हुए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो आगे जरा थोड़ी सी ये डायग्राम को भी देख लें। जैसे कि ये डायग्राम है हमारे पास, तो ये हमारे पास जो आपको येलो कलर वाला पार्ट नजर है ये हमारे पास वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। अब ये मॉलिक्यूल्स लाइक स्टार वाले मॉलिक्यूल यहाँ से गुजर नहीं पा रहे। अब ये जहाँ से जाना चाहते हैं लेकिन नहीं गुजर पा रहे। क्यों? क्योंकि ये साइज में थोड़े बड़े थे। अब ये क्या करते हैं, इस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के ऊपर ट्रैवल करते हुए इस जगह से क्या करते हैं, उस जगह मूवमेंट देते हैं। और जो ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है ये भी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन फिनोमेना के ऊपर काम कर रही होती है, इसलिए इसके ऊपर ये मटेरियल ट्रैवल करते हुए अपना रास्ता बनाते हुए इसे गुजर जाते हैं। ठीक हो गया। अगर थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन और कर लें तो ये जो हमारे पास मूवमेंट हो रही होती है ये जो सिंपल डिफ्यूजन जो हमने अभी प्रीवियस देखा अभी स्लाइड्स के अंदर, उससे इसका जो रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि इसका स्पीड ही अप होता है। ये बहुत ज़्यादा स्पीड के अंदर होता है, वो बड़ा थोड़ा स्लोली और होता है। ठीक होगा। इसी तरह क्योंकि ये भी हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट की ही टाइप है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जैसे कि हमारे पास एनर्जी एक्सपैंड नहीं होती थी, हम एनर्जी यूज नहीं करते थे, तो बिल्कुल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर भी हम किसी किस्म की एनर्जी यूज नहीं होती, क्योंकि ये हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट दे रहे होते हैं।
तो ये था हमारा लेक्चर जिसके अंदर हमने डिफ्यूजन्स और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन्स को देखा कि इनके अंदर किस तरह जो मॉलिक्यूल्स है सेल के अंदर इन या आउट होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ अंडरस्टैंड नहीं हुई या आपको कुछ चीज़ समझ नहीं है या आपका किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर की समझ आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ लगे छोटे से बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो या लेक्चर आप तक पहले पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होती है हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।